डॉक्टर्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का अपना फर्स्ट लेक्चर। इसमें सबसे पहले हम जल्दी कंप्लीट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन को अपना। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्वांटिटीज़ के बारे में। किसके बारे में देखना पड़ेगा? हमें क्वांटिटीज़ के बारे में हमें देखना पड़ेगा। तो क्वांटिटीज़ हमारी कितने टाइप्स की होती हैं? दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसे हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे हमारे पास फोर्स हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज़। उसके बाद हम स्टडी करेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं? जो कि हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसे हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेज़र नहीं कर सकते, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आ गए? जैसे हमारे जितने भी इमोशंस हैं, लव हो गया, काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, सोरो, क्राई, मतलब जो भी हमारे इमोशंस हैं एक तरह से हम कह सकते हैं, वो हमारे सारी कौन सी होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिज़िक्स में हमें बेसिकली किसके बारे में पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ से फिज़िक्स में हमें कोई भी लेना देना नहीं है। किसके बारे में पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अब देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप्स की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटी, उसके बाद है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। हम फिजिकल क्वांटिटी में हमने कौन सी क्वांटिटीज़ देख ली? फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? क्वांटिटीज़ विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर क्वांटिटीज़, मतलब जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी क्वांटिटीज़ का नाम क्या है? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई? जो इंडिपेंडेंट है। जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया वो किसी पर डिपेंड ही नहीं करेगी, वो खाली सबसे इंडिपेंडेंट होगी। जैसे हमारे पास देखो मास है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मास होता है हमारा, मास कभी किसी पर डिपेंड नहीं करता, उसका कोई पर्टिकुलर अलग से फॉर्मूला नहीं है। तो वो कौन सी क्वांटिटी है? हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्लियर है सबको? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सबसे पहले कौन सी है? किन्हें कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़? जो इंडिपेंडेंट होती है दूसरी क्वांटिटीज से। इसमें सबसे पहले क्या आ गई? मास, उसकी यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। दूसरी क्या है हमारे पास? लेंथ, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। उसके बाद हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। उसके बाद कौन सी क्वांटिटी? टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्वांटिटी यूनिट क्या है? केल्विन। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, उसकी यूनिट होती है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी यूनिट है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसकी यूनिट क्या है? मोल। तो कितनी से क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। सबसे पहले मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? ये 7 क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दूसरी क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं दूसरी क्वांटिटीज से। तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ में? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने स्टडी कर लिया। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? इंडिपेंडेंट है दूसरी क्वांटिटीज से। उसके बाद अब हम स्टडी करने वाले हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती थी, वो कौन सी क्वांटिटीज़ होती थी? वो कैसे होती थी हमारी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कैसी होती थी? इंडिपेंडेंट होती थी अदर क्वांटिटीज़ पे। लेकिन जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होंगी? डिपेंडेंट होंगी किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। उन्हीं चीज़ को हम क्या कहते हैं? उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज़ में कितनी क्वांटिटीज़ हो गई? 3 क्वांटिटीज़। सबसे पहले कौन सी?
फंडामेंटल क्वांटिटी में कितनी हो गई, 7 क्वांटिटीज़ हो गई। उसके बाद हमने कौन सी देखी, डिराइव्ड क्वांटिटी, वो किस पर डिपेंडेंट होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड होंगी। इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाते हैं, देखेंगे जैसे एरिया है, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है। क्या यूनिट है एरिया की, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब यहाँ पे मीटर 2 बार आ गया, तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारे पास, डिराइव्ड क्वांटिटी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, मतलब मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ। तो वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या है, वॉल्यूम हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। मीटर क्यूब है, क्यूब का मतलब मीटर 3 बार है। तो वॉल्यूम को बनाने के लिए, यूनिट बनाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा, फंडामेंटल क्वांटिटी का सहारा लेना पड़ा। इस वजह से कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज आर स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो इसको स्पीड को यूनिट बनाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ा, लेंथ का और टाइम का। लेंथ और टाइम कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड हमारी कौन सी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि स्पीड को यूनिट बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी यानी कि मीटर और सेकंड का सहारा लेना पड़ा, इसलिए स्पीड कौन सी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके बाद हमारी आ जाती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। तो वही सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन को बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। इसी वजह से एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 क्वांटिटीज़, वो कौन सी क्वांटिटीज़ थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी हो गई, वो डिपेंडेंट है किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ अपना बढ़ देते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस का फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनाते हैं हम। देखो जैसे यहाँ पे हमें दे रखा है डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे देखो एरिया है, ठीक है, एरिया है। एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या है हमारे पास, एरिया की यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को अगर हम देखेंगे कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिख सकते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे कैसे, जैसे देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, मीटर को किससे डिनोट करते हैं, एल से, मतलब लेंथ को, मीटर क्या है, लेंथ है, तो मीटर को किससे डिनोट करेंगे, लेंथ से। अगर मास होता तो मास को किससे डिनोट करते हैं, एम से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो एरिया क्या है यहाँ पे हमारे पास, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो क्या हो गया, एम। मास कितना है यहाँ पे इस फॉर्मूला में, 0, तो एम की पावर कितना हो गया, 0। और यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है, 2 है, तो एल की पावर कितना हो गया, 2। और यहाँ पे टाइम है, टाइम है क्या इस फॉर्मूले में, नहीं है, तो टाइम की पावर कितनी हो गई, 0। इन पावर को क्या कहते हैं हम, डायमेंशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इन पावर्स को, डायमेंशन। जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ इस फॉर्मूले में, एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास की डायमेंशन क्या है, एरिया में मास की डायमेंशन कितनी है, 0 है। अगर मैं तुमसे पूछूं एरिया में लेंथ की डायमेंशन कितनी है, तो वो कितनी होगी, 2 होगी। अगर मैं तुमसे पूछूं एरिया में टाइम की डायमेंशन कितनी है, तो वो कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखते हैं दोबारा से। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, जैसे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यूब से। मतलब मीटर क्यूब में मास है क्या, कहीं नहीं है, तो मास कितना हो गया, एम की पावर कितना हो गया, 0। और यहाँ पे मीटर में क्या, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, तो एल की पावर कितना हो गया, 3। ऐसे ही टाइम कितना हो गया यहाँ पे, 0। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। और ये इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, अगर वॉल्यूम में मास की डायमेंशन कितनी है, दैट इज 0, वॉल्यूम में लेंथ की डायमेंशन कितनी है, 3, वॉल्यूम में टाइम की डायमेंशन कितनी है, 0। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m0, l3 और t0। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, डायमेंशन कितनी हो गई मास की, 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी हो गई, 3, और टी की डायमेंशन कितनी हो गई, 0। तो ये जो पावर है इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। और ये जो पूरा है इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं।
अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड किसके बराबर है? मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो मीटर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? L से, और सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम है तो T से। तो मास कितना है यहाँ पे इस फॉर्मूले में? 0। तो m की पावर कितना हो गया? 0। और L कितना है? लेंथ कितना है? 1। और T कितना है? अपॉन में T है, अपॉन में T है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? T की पावर -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m0 L1 T -1। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे कहूँ स्पीड की, एक सेकेंड, स्पीड की डायमेंशन क्या होगी? स्पीड में मास की डायमेंशन कितनी है? 0। स्पीड में लेंथ की डायमेंशन कितनी है? 1। स्पीड में टाइम की डायमेंशन कितनी है? दैट इज -1। ऐसे ही हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पे मास की डायमेंशन है क्या? कोई मास है क्या? केजी है? नहीं है। तो कितना हो गया? m की पावर कितना हो गया? 0। ऐसे यहाँ पे लेंथ की कितनी है? L की पावर कितनी है? यहाँ पे L है, L क्या है? लेंथ। लेंथ क्या है? मीटर। तो L की पावर हो गया मीटर। ऐसे ही यहाँ पे क्या है? 1/t²। तो टाइम की डायमेंशन कितनी हो गई? डायमेंशनल हो गया t -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इसका m0 L1 t -2। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमेशा काम आता है वो होता है हमारा फोर्स का। नीट में सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो फोर्स का होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे मास के लिए आ गया केजी, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? केजी की जगह लिखेंगे m। अब तक के ऊपर वाले फॉर्मूलाज में कहीं मास नहीं था, लेकिन अब इसमें फोर्स में क्या आ गया? मास आ गया। तो केजी के लिए m आ गया, मीटर के लिए क्या आ गया? लेंथ, L की पावर 1, और सेकंड के लिए क्या आ गया? सेकंड अपॉन में है तो यहाँ पे क्या आ गया? T की पावर -2। तो फोर्स का फॉर्मूला सब स्टूडेंट्स याद रखेंगे m1 L1 T -2। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है हमारा एनर्जी का। एनर्जी को जैसे देखो, अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी भी होती है। तो एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी दे रखी हो, उन सब के लिए एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। तो हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एनर्जी के लिए। एनर्जी का जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया 12mv²। 1/2 की डायमेंशन कितनी होगी? कोई डायमेंशन नहीं है। मास की डायमेंशन कितनी होती है? केजी। वी के लिए क्या होता है? हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी? केजी, मीटर स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, वो अपॉन में है, तो क्या हो गया? m/t -2। 1/2 के लिए कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? डायमेंशन लेस है। एक चीज़ और देखेंगे, जो क्वांटिटीज़ क्या होती हैं हमारी, जिनकी यूनिट सेम होती है, जैसे एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट क्या होती है? एनर्जी के लिए भी जूल यूज़ होता है, वर्क के लिए भी क्या यूज़ होता है? जूल होता है। तो जिनकी यूनिट सेम है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। तो एनर्जी के लिए भी यही फॉर्मूला है और वर्क के लिए भी यही फॉर्मूला है। आई होप ये सबको डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसका है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? एनर्जी का, और दूसरा वर्क का। और जो जिससे बार बार नीट में क्वेश्चन आते हैं वो दूसरा फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फोर्स और एनर्जी, ये तीन फॉर्मूले सबको रटे हुए होने चाहिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल्स टू, 9th क्लास में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल चैप्टर में, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ पे g की जगह g आ गया, जिसकी हमें यूनिट फाइंड आउट करनी है, डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है। m1 m2 क्या है? मास, ये भी मास है और ये भी मास है। तो मास के लिए क्या हो गया? m की पावर कितनी हो गई? 2। kg है ना, kg के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? किलोग्राम के लिए मास। तो कैपिटल M की पावर स्क्वायर और r स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ गया? L की पावर 2। अभी और हमने डिस्कस किया F का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट, m1 L1 t -2। तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ गया? g इज इक्वल्स टू m1
L1T-2 इंटू ये इधर चला गया L² अपॉन में M²। तो ये फॉर्मूला भी डायमेंशनल फॉर्मूला सब याद रखेंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फोर्स, एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या हो गया M-1 L³ और T-2। ठीक है, अब नीट 2021 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें दे रखा है इफ़ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट द एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला नीट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है फोर्स का। यही 3 फॉर्मूले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो E/G का डायमेंशन बतानी कितनी होगी। तो अभी देखेंगे E के लिए हमने कैलकुलेट करा, अभी बताया था कैसे फाइंड आउट करना है। M1 L2 T-2, G के लिए M-1 L³ T-2, ये बिल्कुल दोनों रट लेंगे हर कोई। तो E/G किसके बराबर हो गया M1 L2 T-2 अपॉन में M-1 L³ T-2। तो M-1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया, 2 - 3 -1 हो गया, -2 + 2 कितना हो गया 0। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ गया सेकंड M2 L-1 T0। ठीक है, आई होप क्वांटिटीज़ में सबको क्लियर होगी। 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ में 2 तरह की क्वांटिटी, फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल कौन सी है, जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट से फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ जिन्हें हम इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटीज़ के 3 टाइप कौन कौन से, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। हमने 2 देख चुके हैं अब तक, फंडामेंटल और डिराइव्ड। अब कौन सा देखना है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सबसे आसान है। सप्लीमेंट्री देखो, ऐसी 2 क्वांटिटीज़ हमने बनाई, एक है प्लेन एंगल और एक है हमारे पास सॉलिड एंगल। देखो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी बनाने की, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की। देखो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, उनके पास क्या थी, हमारे पास देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में सबकी क्या थी, डायमेंशंस भी थी और उनके पास क्या थी, यूनिट्स भी थी। जैसे क्या है, लेंथ था, लेंथ के लिए क्या यूज़ होता है, मीटर। ऐसे टाइम था, टाइम के लिए क्या यूज़ होता था, सेकंड। मास था, मास के लिए क्या यूज़ होता था हमारा, केजी। और डायमेंशन के लिए क्या होता था, एम, टी और एल। तो इनके पास सबके पास डायमेंशंस भी थी और यूनिट्स भी थी। ऐसे डिराइव्ड यूनिट में आए, जैसे एरिया है, एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में क्या है, ये तो यूनिट हो गई, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, L² हो गया। तो हमारे पास जो फंडामेंटल पढ़ी और हमने जो डिराइव पढ़ी, उनमें क्या खासियत है कि उनके पास यूनिट्स भी हैं और डायमेंशंस भी हैं, डायमेंशन फॉर्मूला भी है और यूनिट्स भी हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास यूनिट्स तो हैं, हमारे पास क्या है, यूनिट्स तो हैं, लेकिन उनके कोई भी डायमेंशंस नहीं है, उनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। जैसे हमारे पास कौन सा हो गया, प्लेन एंगल। जैसे सिंपली जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंगल, जैसे 60 डिग्री 40 डिग्री, तो वो कौन सा है, प्लेन एंगल। उसकी यूनिट क्या होती है, अगर किसी को पता हो, डिग्री भी होती है, रेडियन भी होती है, लेकिन हम ऐसा यूनिट क्या कंसिडर करते हैं, रेडियन। तो उसके पास क्या है, यूनिट तो है, जो थीटा = क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस। तो यूनिट तो है, लेकिन उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसी यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहा जाता है। जैसे हम बात करें सॉलिड एंगल की, जैसे प्लेन एंगल क्या होता है, 2D में यूज़ होता है। अब लेकिन जो सॉलिड एंगल है, ये नई सी टर्म लग रही होगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉलिड एंगल किसके लिए यूज़ होता है हमारे पास, वो यूज़ होता है हमारा स्फीयर वगैरह के लिए। जितनी भी 3D सरफेसेस हैं, अगर उसके एंगल देखना है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। और 2D के लिए कौन सा देखते हैं, प्लेन एंगल। तो जो सॉलिड एंगल है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से। तो ये मैंने छोटा सा एरिया लिया है, तो डिफ्रेंसिएशन में अभी पढ़ेंगे हम, तो वो उसे हम क्या कहते हैं, डी ओम कहते हैं। अगर डी क्यों लगाया, डिफ्रेंसिएशन मतलब बिल्कुल एलिमेंटल इसका पार्ट लिया है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, डी यूज़ किया, ये डिफ्रेंसिएशन का पार्ट है। और एरिया इसका क्या है, DA/r²। तो अगर सॉलिड एंगल आता है तो सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला है, डी ओम = DA/r², या सिंपली हम कह सकते हैं ओम = A/r²। थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, थीटा का फॉर्मूला हो गया, थीटा = आर्क अपॉन में रेडियस, और ओम का फॉर्मूला हो गया DA/r²।
तो ऐसे ही नीट 2020 में 2 में क्वेश्चन आया था। जैसे अभी हमने पढ़ ली 3 तरह की क्वांटिटीज़ पढ़ ली। सबसे पहले कौन सी पढ़ी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं जो किसी पर इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद डिराइव देखी हमने। उसके बाद सप्लीमेंट्री में कौन सी होती है? 2 क्वांटिटीज़ होती हैं। तो अब देखते हैं नीट का क्वेश्चन। नीट में आया हुआ क्वेश्चन क्या है कि प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल्स है। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के पास क्या होती है? नो यूनिट्स, नो डायमेंशन, बोथ यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूनिट बट नॉट डायमेंशन, डायमेंशंस बट नॉट यूनिट। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कौन सी क्वांटिटीज़ हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के पास क्या होता है? यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशंस नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका? थर्ड, सी करेक्ट ऑप्शन है। यूनिट तो है लेकिन कोई भी डायमेंशंस नहीं है। तो एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन और आया हुआ है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस 2020 में। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं 11th के वो अभी स्ट्रेस बाद में जाके पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में, वो देख लेंगे बस क्या फॉर्मूला होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, फोर्स अपॉन में एरिया। क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो नीट में 2022 में कितना सिंपल सा फॉर्मूला, अभी तुम्हें ये याद हो जाएगा जब आगे पढ़ोगे। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स की क्वांटिटी क्या होती है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m1 L1 T-2। एरिया के लिए क्या यूज़ होता है? L²। तो सिंपली सॉल्व करके कितना आ गया? m1 L-1 T-2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी वाला, m1 L-1 T-2। तो स्ट्रेस की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? m1 L-1 T-2। ये अगले में डायमेंशन की डेफिनेशन लिखी हुई है जो हमने पढ़ चुके हैं। डायमेंशन क्या होती है? वो पावर होती है जिसकी वजह से बेस क्वांटिटी रेज होती है। जैसे L² है, जैसे हमने फोर्स में बताया था मैंने m1 L1 T-2 है। तो अगर मैं कहूँ फोर्स में मास की डायमेंशन क्या है? 1 है। फोर्स में लेंथ की डायमेंशन क्या है? 1 है। फोर्स में टाइम की डायमेंशन क्या है? -2 है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, जिससे नीट में क्वेश्चंस आता ही आता है। तो अगली क्लास में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट है नीट से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है, मतलब कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा किसमें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।